જય દ્વારકાધીશ. દ્વારકા ટુડેના દર્શકો ને બુધાભા ભાટીના જય દ્વારકાધીશ. ગુડ મોર્નિંગ. આજે દ્વારકા ટુડે લાઈવમાં આપણે કંઈક કોઈ નવી સ્ટોરી લઈને આવ્યા છીએ. સમાજ માટે પ્રેરણાદાયી અને ખાસ કરીને એક નવી વ્યક્તિ અને નવા લોકો સાથે કંઈક સમાજની અંદર કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના અને જેણે પોતાની ખામીને ખૂબી બનાવી હોય એવા લોકો સાથે જ્યારે આપણે અત્યારે મળવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણી સાથે દીપકભાઈ દિલદાર છે અને આ દીપકભાઈ દિલદાર સાથે આપણે ઘણી બધી આજે વાતો કરવાની છે. દીપકભાઈ દિલદાર બ્લાઇન્ડ છે, પરંતુ પોતાની જે ખામી છે એટલે કે કુદરતી રીતે પોતે જન્મથી જોઈ શકતા નથી, પરંતુ આ ખામીને તેમણે પોતાની ખૂબી બનાવી છે અને કુદરત પાસેથી જે નથી મળ્યું તેને બીજી રીતે ડાયવર્ટ કરીને મેળવવાના પ્રયાસ કરે છે. અને જે લોકો આ રીતે જે પરેશાન છે અથવા કુદરતી રીતે જે બ્લાઇન્ડ છે તેમના માટે કંઈક ને કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના છે એવા દીપકભાઈ સાથે આપણે વાત કરશું. અને જે પણ દ્વારકા ટુડેના દર્શકો જોડાયેલા છે તેમને ખાસ વિનંતી કે દ્વારકા ટુડેમાં લાઈક, કોમેન્ટ એન્ડ શેર કરે. અને આજની જે આ વાત છે સમાજ માટે ઉપયોગી વાત છે. ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજના જે આ ટાઈપના વર્ગના લોકો છે તેમના માટે એક પ્રેરણાદાયી વાત છે. અને એટલા માટે જ દ્વારકા ટુડે આપને અપીલ કરી રહ્યું છે કે આ જે લિંક છે દ્વારકા ટુડેની તે આપ આપના ગ્રુપ, સર્કલ, મિત્ર મંડળ, સગા સ્નેહીમાં લાઈક, કોમેન્ટ એન્ડ શેર કરો. શેર કરવાથી બીજા લોકો પણ આ દ્વારકા ટુડે લાઈવ જોઈ શકે અને જેથી કરીને આ વાત છે આપણે લોકો સુધી પહોંચાડવાની છે. દ્વારકા ટુડે ભારત અને ભારત બહાર ઇન્ટરનેશનલ લેવલે લગભગ લાખો લોકો જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ વાતને આપણે દીપકભાઈ હિન્દીમાં આ વાત કરશે, એટલે હવે પછી આપણે આખી સ્ટોરી હિન્દीમાં करसूं. द्वारका टुडे के जो भी दर्शक है उसको जय द्वारकाधीश. और ये जो पूरी बात है हम आपको बताना चाहते हैं वो दीपक भाई के मुंह से सुनेंगे कि दीपक भाई जो ब्लाइंड हैं फिर भी उसको जो ये उसकी खामी है या उसकी जो जिंदगी में जो चीज नेचुरली उसको नहीं मिली, लेकिन फिर भी आज की तारीख में वो उसके मोहताज नहीं है, लेकिन जो उसको नहीं मिला है उससे भी ज्यादा वो लोगों को देने की कोशिश के लिए तत्पर हैं. और उसके लिए वो अपनी पूरी बात बताएंगे. ये बात सुनने के लिए हम आज दीपक भाई से बात करेंगे. दीपक भाई, आप तो पहले तो आप ये बताइए आप कहाँ से हैं, कब आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, आपके घर परिवार में कौन कौन है, और जो भी ये बोर्न समय से आपको ये जो आप नहीं देख सकते ब्लाइंड हैं, लेकिन फिर भी जो जीवन में दिक्कतें आई या आपकी पढ़ाई कैसे हुई, ये पहले बात बताइए पूरी. जरूर सर. सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग द्वारका टुडे. आई एम दीपक दिलदार. मैं जन्म से ही ब्लाइंड हूँ. मेरा वतन है कोडिनार. मैं कोडिनार से आया हुआ हूँ और साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है नवचेतन अंधजन मंडल कच्छ. मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है. साथ में आनंद विद्यानगर में म्यूजिक डिप्लोमा के साथ साथ कंप्यूटर का कोर्स भी किया हुआ है. और कंप्यूटर जब मैंने चालू किया तो मेरी रुचि उसमें बढ़ती ही गई. म्यूजिक इज माई लाइफ. म्यूजिक में मैंने ऑर्केस्ट्रा का काम किया है और कर भी रहा हूँ हाल में. म्यूजिक में एंकरिंग, स्पीच, सिंगिंग एंड म्यूजिक प्लेइंग. मैंने वो कीबोर्ड प्लेयर हूँ मैं. और साथ में मुझे एंकरिंग का भी बहुत शौक है. गजल, कविता, शायरियाँ लिखना भी मेरा शौक रहा है. साथ में कंप्यूटर में जो मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार पहले दिन ही टीचर ने बोला था कि यार ये काम तो नॉर्मल का है, ब्लाइंड नहीं कर सकते. मैंने बोला ऐसा क्यों है, नॉर्मल ही क्यों कर सकते हैं, हम क्यों नहीं.
जी क्योंकि उसमें देखना होता है और माउस में आप काम नहीं कर पाओगे। जी मैंने बोला कीबोर्ड तो है ना, मैं कीबोर्ड पे काम करूंगा, पर आप डिस्प्ले में देख नहीं पाओगे तो कैसे करोगे। जी तब से मैंने एक सर्च किया कि यार ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ब्लाइंड के लिए काम करते हैं। जी तो जामनगर में और बड़ौदा में बहुत सारी जगह पर मुझे ऐसा सुनने को आया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर है ब्लाइंड लोगों के लिए, NVDA और जोस फॉर विंडोज़, जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम करता है। मैंने उसका CD लिया और कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। उसके बाद नॉर्मल के साथ मैंने कंप्यूटर में CCC कंप्लीट किया। जी सो कंप्यूटर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही सेक्टर में मुझे कहीं जॉब मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं ब्लाइंड समाज में ये साबित नहीं करूंगा कि भाई मैं देख नहीं सकता तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ आंखें नहीं है पर हमारे पास दिल दिमाग दोनों है, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि किसी के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़े, या तो मेरी कमजोरी, मेरी लाचारी सबको दिखानी पड़े और सबके सामने हाथ फैलाऊं कि मैं ये बोलूं कि मुझे वो दो, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। मैं चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ वही चीज़ मुझे मिले और मैं खुद ले लूँ, किसी के सामने मुझे गिड़गिड़ाना ना पड़े। इसकी वजह से मैंने खुद 12th कंप्लीट करने के बाद ही जॉब तो स्टार्ट कर दिया था। और पहले मैं वोडाफोन कॉल सेंटर में था, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा ईगो हर्ट होता था। वो इसलिए कि यार ब्लाइंड हो इसलिए मुझे कॉल सेंटर में लिया गया ना। अगर मैं नॉर्मल होता तो कोई अच्छी और भी जॉब कर सकता था। तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा, वो जॉब मैंने छोड़ दिया। साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया। बट खुशी की बात यह है कि वही जॉब जो मैंने की उसके प्राइस में, उसकी जो सैलरी आती थी उसमें ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया। साथ में कॉलेज कंप्लीट करने के बाद सर मैंने सोचा कि यार अब दूसरी जॉब की जाए, तो कंप्यूटर जो मैंने सीखा वो कब काम आएगा। फिर मैंने डेटा एंट्री का काम किया आनंद विद्यानगर में। सो मैंने वहाँ पे डेटा एंट्री की जॉब की, तो वो लोग भी बहुत खुश हो गए कि यार तुम देख नहीं सकते फिर भी हमें इतना अच्छा सपोर्ट मिला और इतना अच्छा प्रोग्रेस मिला, तो बहुत खुशी हुई उन लोगों को। बड़ौदा में भी मैंने काम किया डेटा एंट्री में, और आनंद बड़ौदा के साथ साथ अभी मेरे खुद का लैपटॉप है, तो मैं कहीं ऐसा ऑनलाइन काम भी है जो करता हूँ। साथ में जोस और NVDA की जो मैंने बात की, उसके हिसाब से फ़ोन में भी हमारा सॉफ्टवेयर आता है सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी करके। तो मैं सारे काम सोशल मीडिया से और सोशल प्लेटफॉर्म और जो सोशल साइट्स होते हैं वो भी मैं यूज़ कर लेता हूँ फ़ोन पर, उसमें टॉकबैक के ज़रिए। जैसे कि कोई शॉपिंग करना हो तो मैं अकेला होता हूँ और रास्ता बहुत दूर होता है, तो क्या किया जाए। अगर भूख लगे और साथ में कोई नहीं हो तो मैं जोमेटो या तो स्विगी से ऑर्डर कर लेता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन का सपोर्ट लेके भी मैं वो मंगा सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया पर मैं अवेलेबल रहता हूँ। वो इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये मेरी बात थी जॉब की, और मैं जहाँ भी रहता था जो मैंने किया, फैमिली का भी बहुत ऐसे सपोर्ट रहा, फ्रेंड लोगों का भी सपोर्ट रहा। फैमिली में साथ में मम्मी है, भाई हैं, सिस्टर हैं। सिस्टर की 2 सिस्टर की शादी हो गई, एक सिस्टर पढ़ाई कर रही है। साथ में मेरा भाई है, वो जॉब कर रहा है। मम्मी हाउसवाइफ है। पापा गई साल एक्सपायर हो गए, वो नहीं रहे हमारे बीच। बट जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ। कहने का मतलब कि मैं घर पे भी कभी ऐसा नहीं बोलता कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो आप मुझे दीजिए। मैं जो भी ज़रूरत रहती है वो खुद ही पूरी कर लेता हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे बहुत सारे ब्लाइंड फ्रेंड भी हैं कि उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, जैसे कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर गर्ल्स होती हैं तो उसको फैमिली बाहर नहीं जाने देती। बहुत ऐसे काम होते हैं उस बेचारी को, फिर भी उसको बाहर जाने को नहीं मिलता क्योंकि साथ में कोई असिस्टेंट नहीं रहता ना, तो वो अकेली तो जा नहीं पाती है। तो ऐसे ही गर्ल्स को मैं खुद उसके घर पे जाता हूँ, उसको वहाँ से लेके कॉलेज में फॉर्म भरना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवानी हो, या तो कोई दूसरा काम करना हो, उसमें मैं उसको हेल्प करता हूँ। और कॉलेज में अगर कोई स्टडी करती है तो उसको कॉलेज में जो मटेरियल्स आता है, जैसे कि सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, XYZ कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसका मटेरियल वो पढ़ नहीं पाएगी, तो उसका मटेरियल जो होता है उसको हम रिकॉर्डिंग करके डायरेक्टली उसको व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं या तो टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं, तो वो पढ़ाई कर लेती है सुन के। दूसरी बात की जब एग्जाम आती है तो वो पेपर लिखने की दूसरी प्रॉब्लम आती है कि भाई पेपर चलो तैयारी तो की पर आंख नहीं है तो पेपर कैसे लिखे। अगर तैयारी पास में हो और पेपर नहीं लिख सकते कोई मतलब नहीं ना पढ़ाई करने का, तो हम उसको राइटर भी प्रोवाइड करवाते हैं। और मेरा बहुत सारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि जब भी मैं फ़ोन करूँ, रात के 2 बजे भी फ़ोन करता हूँ कि भाई सुबह आपको पेपर लिखने जाना है, तो उसकी जो काम जो भी हो वो छोड़ के पेपर लिखने के लिए चले जाते हैं। तो मैं उसको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। साथ में ये कहना चाहूँगा कि
उसको राइटर प्रोवाइड तो मैं करता ही हूँ, साथ में डिसेबल पर्सन को जो भी चीज़ की ज़रूरत रहती है, जैसे कि विकलांग लोगों को कोई योजना आती है गवर्नमेंट की, तो मैं सबको ग्रुप में बताता हूँ कि उसका क्या बेनिफिट रहता है। साथ में जी जी वो पढ़ाई करती है, तो पढ़ाई करने में उसको कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन से डिवाइस है जिसकी उसको ज़रूरत रहती है, जैसे कि एंजल है, प्लेक्सटॉप है, ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जो पढ़ाई करने में हमें हेल्पफुल बनते हैं। तो उसकी भी मैं उसको व्यवस्था करके देता हूँ ताकि वो पढ़ाई आसानी के साथ कर सके। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बैंक रेलवे की तैयारी करते हैं IBPS की, उसको भी मैं पूरी रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उसमें मैथ्स में बहुत टफ रहता है हम, क्योंकि मैथ्स हमेशा ब्लैक बोर्ड में ही यूज, आप तो मैथ्स पढ़ाई की तो आपको पता ही होगा कि उसमें ब्लैक बोर्ड की ही जरूरत रहती है, और ब्लैक बोर्ड हम देख नहीं सकते, राइट। तो उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में हम तैयार करके सभी ब्लाइंड लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी के साथ मैथ्स भी सीख सके और राइटर को वहाँ पे लिखवा सके ताकि वो एग्जाम में आगे आए। और हमारे ग्रुप में खुशी की बात यह है कि आज से 5 से 7 लड़की ने गवर्नमेंट जॉब ले ली है। वेरी गुड वेरी गुड। सो मेरे लिए खुशी की बात यह है। दीपक भाई, एक बात है कि जो आपने आपकी जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको आपने प्रॉब्लम नहीं समझा। Exactly. कुदरत की जो भी, उस कुदरत ने जो भी किया, लेकिन उसको आपने जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम नहीं समझकर उसको खुशी से उसको अपना लिया, और लोगों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बने। तो ये पूरी बात के लिए आपके जो घर वाले हैं, माता पिता या भाई बहन जो भी हैं, उसका आपके प्रति कैसा भाव रहता था, क्या था? नहीं, पहले तो मेरे पेरेंट्स को बहुत डर लगता था। सच बात तो ये भी है कि मैं लड़का होने के बावजूद भी वो लोग डरते थे कि भाई आप देख नहीं सकते, अकेले कैसे जाओगे, आप घर में ही रहो, और दुनिया हमें क्या बोलेगी कि भाई ये लड़का दिखता नहीं, कोई ध्यान नहीं देता, कहीं कहीं भी चला जाता है, तो आपको ऐसा कुछ करने का। दूसरी बात क्या है कि सर हमारी इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि मेरे फैमिली वाले मुझे उच्च शिक्षा दे सके। जी जी। तो जो मेरे हाथ में आया वो मैंने किया। SSC कंप्लीट मैंने फैमिली के हिसाब से किया। उसके बाद मैंने ऑर्केस्ट्रा में जब शुरू किया, मेरा म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा, तो जैसे इनकम आती गई ऐसे हिसाब से मैं खुद पढ़ाई करता रहा, और ग्रेजुएशन के साथ म्यूजिक डिप्लोमा किया, कंप्यूटर किया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं ब्लाइंड हूँ, कमजोर नहीं हूँ, लाचार नहीं हूँ, तो क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि मेरे जैसे दूसरे भी, जो मुझे तकलीफ होती है वो दूसरे लोगों को भी होती होगी जो ब्लाइंड हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि कहते हैं ना कि एक घर से मस्जिद है बहुत दूर तो क्या किया जाए। ये बहुत मेरी एक फेवरेट गजल है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर तो क्या किया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करो कि मुझे मंदिर भी जाना ना पड़े और मुझे प्रार्थना का फल भी मिल जाए। सो फल की अपेक्षा तो मैं ऐसा ही करता हूँ कि कोई आगे आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ईश्वर से यही हमेशा दुआ करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो लोग आगे आए जिसके सपोर्ट में मैं रहता हूँ। तो दीपक भाई, एक बात है कि आपने डेटा एंट्री का जॉब लिया, आपने पढ़ाई कंप्लीट की, आप मोबाइल में ऐप हैं या दूसरे जो भी उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो आते हैं उसका उपयोग करके आप भी काम करते हैं, दूसरे लोगों को भी काम आते हैं, और आप ऑर्केस्ट्रा भी चलाते हैं। आप अच्छे सिंगर हैं और आप अच्छे पोएट हैं। एक अच्छा कोई गीत सुना है जिससे हमारे द्वारका टुडे के दर्शकों को लगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं सर। जी जी। पमगरे गद पमगरे गरे सनि सा, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ये मेरी फेवरेट गजल है, माय फेवरेट जगजीत सिंह। बहुत अच्छी आपकी आवाज है। अब आपके साथ एक बहन है, लेडी है। यस।
उसके बारे वो में आप एक बताइए कि फ्रेंड है। आपके साथ आप आज ओखा में हैं, यस तो आपके साथ ये भी ब्लाइंड है, तो आप ओखा में आए हैं, पूरी बात बताइए क्या है। सर, वो FIBA में स्टडी करते हैं, मेन सब्जेक्ट सोशोलॉजी के साथ। जामनगर में पढ़ाई कर रही है, महिला कॉलेज में। जी और मैंने जो भी आपको बताया कि कॉलेज या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट को हम सपोर्ट करते हैं, बस ऐसे हिसाब से उसको हॉस्टल में किसी ने बताया कि ये दीपक करके एक लड़का है, क्योंकि वो डांग डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है, ऐसे एरिया से आई हुई है कि जहाँ उसको कोई नॉलेज नहीं सौराष्ट्र का कि सौराष्ट्र में क्या होता है क्या नहीं। उसको पढ़ाई करनी थी तो वो सौराष्ट्र में आ गई। तो उसने सोचा कि यार सौराष्ट्र में तो मेरा कोई है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो हॉस्टल में उसकी जैसी दूसरी फ्रेंड होती है जो ब्लाइंड, उसके साथ उसने बताया कि यार एक दीपक करके लड़का है, उसको तो मिल, तो वो तेरा सारा भी काम कर देगा जो भी होगा। उसके बाद उसका फ़ोन मुझे एक बार आया कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे पढ़ाई करनी है। तो मुझे उसको कहीं ना कहीं उसकी बातों में से ऐसा लगा कि यह लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसको ज़रूरत है तो एक सपोर्ट की, तो क्यों ना उसको एक सहारा दिया जाए। तो मैंने उसको सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई में आगे आओ, मैं तुम्हारी हर एक हेल्प करने को तैयार हूँ। तो उसको हमारा क्या होता है सर कि परमिशन, जो मैंने राइटर को बोला ना, उसकी परमिशन यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ती है। तो जुलाई महीने में हमारे उसकी एग्ज़ाम आने वाली है 5 जुलाई को। तो राइटर की अभी तैयारियां शुरू हो रही है, तो उसके साथ साथ दूसरी भी लड़कियां जो सौराष्ट्र की ही है, तो सभी के राइटर को हम सोमवार को जामनगर में राइटर की तैयारी जो करनी है, सभी का राइटर मैं मिला दूंगा और उसकी परमिशन ले दूंगा। उसके बाद वो राइटर के साथ एग्जाम देने जाएंगे। तो मेन प्रॉब्लम उसका यही था कि राइटर मुझे कहीं से भी दिला दो ताकि मैं एग्जाम दे सकूं। और उसको मैं मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता हूँ FIBA में, सेम 1 सेम 2 जो भी FIBA में उसका सब्जेक्ट आता है, वो सब्जेक्ट वाइज उसको मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता हूँ। साथ में कॉलेज में जो भी स्कॉलरशिप हमको दी जाती है दिव्यांग लोगों को, वो स्कॉलरशिप का ज़्यादातर सभी को पता नहीं होता कि क्या है उसमें। वो फॉर्म भी मैं उसको ऑनलाइन भर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, मैं उसको कहीं साइबर कैफे तक मैं जाने नहीं देता। उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो मैं कलेक्ट करके मैं सभी जो मेरे टच में रहते हैं सभी दिव्यांग को ये फॉर्म भर देता हूँ, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, स्कॉलरशिप का हो, XYZ कुछ भी हो, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। एंड ऑफ द डे ये बात है कि आप मल्टीपल लेवल पे दूसरे जो भी दिव्यांग हैं या Yes. विकलांग हैं, जो भी नहीं देख सकते या दूसरा प्रॉब्लम है अपनी बॉडी में, उसको एक या दूसरे तरीके से आप डिजिटल, हाँ सर, कोई किसी न किसी रूप में उसको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ सर। यस, ठीक है। अभी दीपक भाई ये बताइए, ये आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो मल्टीपल लेवल पे आप नहीं पहुंच सकते, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। आपने मेरे से बात की थी या लाइव से पहले कि मेरा एम है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो दिव्यांग है उसको काम आने के लिए पूरा जीवन में ये मेरा मकसद है। तो क्या सोचा है आपने, आपका सपना क्या है कि इंडिया लेवल पर आप कुछ यूनिवर्सिटी की बात करते थे, इसके बारे में बताइए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो सर थोड़ा गुजराती में जाना चाहूँगा, अगर हो इजाज़त तो। जी जी मेरे साथ जो ये लड़के हैं उसके साथ मैं गुजराती में बात करूँगा। जी जी। नेहा, જ્યારે આપણે આહવામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ ગયા ત્યારે જેવી બધી અહીંયા છોકરીઓ હતી બ્લાઇન્ડ, એ લોકો 12 પાસ કરીને અહીંયા દૂર સુધી ભણવા આવે, તો શું તને મનમાં લાગ્યું? તે મને વાત કરી તે પ્રમાણે કે અહીંયા પણ એક હોસ્ટેલ હોવી જોઈએ કોલેજ માટે, રાઈટ? હા બોલી. હોવી જોઈએ. બોલી બોલો, તમે શું કહો છો? બેનનું નામ શું છે? નેહા. નેહાબેન, શું તમે કહેતા હતા? તમે ક્યાં રહ્યો છો? તમારો પરિચય આપો પહેલા તો. હા હું ડાંગ ડિસ્ટ્રિક્ટની છું. જી મારું નામ નેહા પટેલ છે જી ને અમારા વિસ્તારમાં એવી હોસ્ટેલ હોવી જોઈએ જી કે જ્યાં બ્લાઇન્ડ છોકરીઓ રહી શકે. જી જી જી. અત્યારે તમારા વિસ્તારમાં આવી કોઈ હોસ્ટેલ કે કોઈ સ્કૂલ નથી? સ્કૂલ છે, જી પ્રાઇવેટ છે એક, જી પણ ત્યાં 1 થી 12 સુધી જ ભણવાનું છે. જી જી. આપ અત્યારે ડાંગથી જામનગર ક્યાં ભણો છો? જામનગર મહિલા કોલેજમાં. મહિલા કોલેજ. આપની સાથે આ પ્રકારના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ છે જે બ્લાઇન્ડ હોય? એમ તો જામનગરમાં અમે 4 જ છોકરીઓ છે ને રાજકોટમાં અમારી મોટી હોસ્ટેલ છે. જી. હા અચ્છા, તો શું તમે આ દીપકભાઈ કહે છે, શું તમે વિચારો છો કે ડાંગમાં કે એવા વિસ્તારોમાં કે જ્યાં આ પ્રકારની વ્યવસ્થા નથી ત્યાં શું હોવું જોઈએ? અમારા જેવી એક હોસ્ટેલ હોય તો સારું અમારા માટે. जी दीपक भाई, जी। आप कंटिन्यू कीजिए, क्या ओके, कहते थे? तो उसने मुझे जब बोला कि यहाँ पे एक हॉस्टल होनी चाहिए, जी उसके साथ साथ दूसरी भी लड़की मेरी फ्रेंड है, उसकी जो उसने 12th कंप्लीट किया वो हॉस्टल में भी मैं गया था। जी सभी की पीड़ा यही थी सर कि हम इतने दूर पढ़ाई करने जाते हैं, वो ऐसे लोग हैं कि उसकी कैपेसिटी नहीं, उसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती कि उसकी फैमिली वाले उसको छोड़ने या लेने जाते हैं, राइट? जी जी कि इतने दूर आ सके। तो हर जगह पे तो मैं नहीं पहुंच सकता, जी तो
क्या होता है सर कि उन लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, कोई उसको नॉलेज भी नहीं होता कि भाई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है या तो एग्जाम में राइटर परमिशन लेना है। वो दूसरों क्या उसको सौराष्ट्र के रूल्स के हिसाब से देखें, गुजरात के हिसाब से देखें तो उसको नहीं पता होता। और डांग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं, कोई कहता है ना कि ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि वो लोग काम कर सके। तो तब से मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि ब्लाइंड लोगों के लिए जहाँ हॉस्टल नहीं, आहवा में हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, कॉलेज तो है पर हॉस्टल नहीं है, पिछड़ा हुआ एरिया। एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा कि वहाँ भी एक हॉस्टल होना चाहिए। ये मेरा गोल है कि मैं जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता, जहाँ मैं नहीं पहुँच सकता, वो ऐसे मैं ग्रुप क्रिएट करूँ, ऐसे फ्रेंड तैयार करूँ कि वो मेरे सपोर्ट में रहें और मैं जो मेरा ख्वाब है, मेरा जो ड्रीम है, वो मैं उसको दिखाता चलूं और वो पूरा करते चले। क्योंकि भाई ये जो आपका सपना है हॉस्टल बनाने का ब्लाइंड लोगों के लिए, जी। विकलांग लोगों के लिए, स्टेट लेवल पर या Yes. कंट्री लेवल पर ऐसे एक या दूसरे भी आप हॉस्टल बनाना चाहते हैं, और एजुकेशन के लिए आपका जो एम है वो जो ब्लाइंड लोग हैं या विकलांग लोग हैं वो अपने परिवार पर या समाज पर बोझ न बने। एग्जैक्टली सर। और दूसरी बात ये है कि उसको अपना जीवन जीने का अपने तरीके से वो जीवन जी सके। यस। इसके लिए आप जो काम करना चाहते हैं, आपकी उम्र भी कम है अभी, आप कर भी सकते हैं और आपका जज्बा भी बहुत अच्छा है, ये देखते हुए कि आप एक बार ये कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए अपने उसमें लाखों करोड़ों की पैसों की जरूरत पड़े। जरूर सर। तो इसके लिए क्या सोचा है आप? हाँ, वो बहुत अच्छा सवाल है सर जी कि उसमें जो हम किसी की भी सेवा करते हैं जी उसमें सही बात है कि सबसे पहले फंडिंग बहुत अहम मायने रखती है। अगर वो हमारे पास नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते। दिल में तो बहुत जज्बा होता है करने का, पर जब हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं रहता तो हम क्या करें। मेरा तो ख्वाब यह है कि ब्लाइंड लोगों के लिए नहीं, पूरे डिसेबल पर्सन के लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जी जी और मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया में होनी चाहिए। उसके हर एक डिवाइस उसको यहाँ पे मिले, उसको हर एक पढ़ाई में, हर एक कोर्स में, हर एक सब्जेक्ट पर हर कोई चीज़ यहाँ पे मिल जाए, ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मेरा तो यही ख्वाब है। और मैं हॉस्टल के साथ साथ उन लोगों को भी हेल्प करना चाहूँगा कि जो ब्लाइंड हैं, उसके फैमिली वालों ने उसको निकाल दिया है क्योंकि वो बहुत बड़े हो गए और जॉब नहीं मिली। पढ़ाई तो उसने की पर जॉब ना मिली हो, और बोझ की वजह से उन लोगों को निकाल दिया गया। ऐसे ब्लाइंड को भी मैं रोजगार दिलाऊं, पर उससे पहले मेन पॉइंट यह है कि मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। या तो मैं उसको कुछ दे सकता हूं। तो हमारे पास मेरे पास एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी आई है, ऑन पैसिव। मुझे लगता है कि मेरा ख्वाब ऑन पैसिव में जरूर पूरा होगा, क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है कि एवरी सेकंड हम इनकम उसमें पा सकते हैं। अच्छा। तो ऑन पैसिव के बारे में तो मैं जितना बोलूँ इतना कम है, क्योंकि ऑन पैसिव मेरा बर्थडे के दिन जी 25 फरवरी मेरा बर्थडे था। जी और ये हमारा राजू भाई है, राजू भाई दबे, उसने मुझे बहुत बोला था कि यार तुम ऑन पैसिव ज्वाइन कर लो, बट मुझे कहीं ना कहीं बहुत कंपनियों से ऐसा ट्रस्ट नहीं रहा था, क्योंकि बहुत कंपनी ने ऐसा किया था पहले। जैसे कि LM कंपनी होती है, कोई भी XYZ ऐसी कंपनी में बहुत बार ऐसा हुआ था हमारे साथ कि यार पहले पैसे हम भरते हैं, बाद में वो फ्रॉड निकलती है, ऐसा कुछ। तो मुझे डर लगता था कि हम मेरे तो ब्लाइंड हो यार, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा और क्या करूंगा अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो। तो राजू भाई ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम मुझ पे ट्रस्ट रखो। और ऑन पैसे के बारे में उसने मुझे समझाया कि अगर तुम उसमें ज्वाइंट होते हो, उसका फाउंडरशिप लेते हो, तो तुम एवरी सेकंड इनकम कमा पाओगे। तो मैंने सोचा कि अगर ये इनकम एवरी सेकंड आती है तो मेरा दिल हर बार ब्लाइंड लोगों के लिए धड़कता है। अगर मेरे पास जो ये इनकम आती है तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। और ये सोच के मैंने ऑन पैसिव में कदम रखा, और राजू भाई ने मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे ऑन पैसिव गिफ्ट किया और उसने मुझे फाउंडरशिप ले दी। तब से मैं वो फाउंडर बना या ऑन पैसिव का मेंबर हूँ। और इन फ्यूचर जो उसमें से इनकम आएगी उसको लेके मैं सोचा कि सब दिव्यांग लोगों को मैं हेल्पफुल बन सकूँ। थैंक यू। तो इसके लिए हम राजू भाई को भी इनवाइट करते हैं। राजू भाई आइए। और ये जो पूरी बात है, ये दीपक भाई ने बोला कि ये ऑन पैसिव है, तो क्या है ये ऑन पैसिव? और ऑन पैसिव की वजह से ये ऑन पैसिव का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि एक ब्लाइंड लोगों के लिए जो भी जज्बा है दीपक भाई के दिल में, और दीपक भाई का नाम भी दीपक भाई दिलदार है, इसलिए जो इसके दिल में जो भी है जज्बा है वो पूरा करने के लिए वो ऑन पैसिव पर भरोसा कर रहे हैं। तो क्या है ये ऑन पैसिव? ऑन पैसिव एक अमेरिका की आईटी कंपनी है। जी
और जो जैसे आईटी कंपनी में फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये ऑन पैसिव आईटी कंपनी जो अमेरिका की है, हमारे हैदराबाद में ऑफिस है उसका, और 50+ एप्लीकेशन बनाई है। जैसे 50 एप्लीकेशन यूज करेंगे वर्ड में और लोगों को पैसा मिलेगा, सब्सक्राइब करने का पैसा मिलेगा, जो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा है कि भाई एप्लीकेशन यूज करे, फेसबुक यूज करते हैं कुछ नहीं मिलता है। तो लेकिन फेसबुक तक की तरह हमारी भी एप्लीकेशन होगी, ओ नेट होगी, ओ नेट यूज करेंगे और ओ नेट यूज करेंगे और उसको भी पैसा मिलेगा। तो अभी तो दीपक भाई को मैंने फाउंडर मेंबरशिप दिलाई है, तो एक मेरा जज्बा था कि भाई मैं कुछ ब्लाइंड लोगों के लिए भी करूं, और दीपक भाई की मैंने आईडी लगाई और उसको मौका दिया। ऐसे इस तरह हमारे यहाँ गांव में और सब जगह 500+ फाउंडर मेंबरशिप दिलवाई है। तो मैं तो 3 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन 3 साल में एक इन इट टू विन इट, ये कंपनी का स्लोगन है। तो इसमें फाउंडर मेंबरशिप ले लेंगे तो वो विन 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 ही हो गए, 100% नहीं 1000%। अभी कंपनी का फाउंडर्स मेंबरशिप क्लोज हो रहा है 1 जून को, वो फाउंडर मेंबरशिप बंद कर रहे हैं। तो मैं दीपक भाई को भी बोलूँगा कि भाई फाउंडर मेंबरशिप बंद होने से पहले आप लोगों को कोई मैसेज दे कि भाई क्या करना है, आपको क्या लगा। जी दीपक भाई। सर सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उसने मुझे फाउंडरशिप दिलाई, उसने ऑन पैसिव का मेंबर बनाया। सिर्फ मेंबर ही नहीं बनाया, अहमदाबाद में हमारी एक बहुत बड़ा इवेंट्स हुआ था, उसमें मुझे सम्मान भी दिलाया। मैं सही में सम्मान के काबिल तो नहीं समझता खुद को, क्योंकि मैं किसी को बताता नहीं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। सही बात तो यह है कि मैं किसी को सबके हेल्प करना चाहता हूँ, बस मेरा ख्वाब यही है कि मैं किसी का रूप, दीपक है मेरा नाम, मेरे नीचे वाले अंधेरा है, बस सबकी जिंदगी में रोशनी हो, ऐसा मेरा मानना है सर। तो सबसे पहले तो ऑन पैसिव का शुक्रिया कि मुझे ये मौका मिला आज बोलने का भी आपके सामने, कि मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ इन फ्यूचर के लिए वो ऑन पैसिव की वजह से बोल रहा हूँ। और ऑन पैसिव में 1 जून को जो फाउंडरशिप क्लोज होने जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑन पैसिव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ऑन पैसिव का बेनिफिट उठाए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसमें जुड़ने के बाद आपको इनकम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। दीपक भाई, अभी जो आपका जज्बा है, जिस तरीके से आपकी परवरिश हुई, आपके परिवार और मित्र के लोगों की मदद से, आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से, आपने आपकी जॉब भी चल रही है, yes. आप दूसरे लोगों को काम आ रहे हैं, अपने लिए तो ठीक है कि अपना जो भी रख रखाव है आप रख रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन दूसरे लोगों के लिए, खास करके जो हमारे जो युवा हैं yes. और विकलांग हैं, उसकी फ्यूचर के लिए भी आप चिंतित है और आप राइटर और उसको जो भी सिलेबस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, yes. वो बहुत अच्छी बात है। हम द्वारका टुडे की ओर से द्वारकाधीश को प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, आपको आपका ये जो काम है, आपको निस्वार्थ भाव से आप दूसरे लोगों को और खास करके विकलांग लोगों को, आप विकलांग होते हुए भी विकलांग लोगों के लिए आप इतनी भावना रखते हैं, इतना काम करने का जज्बा रखते हैं, और आप इन फ्यूचर आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं या ऐसे लोगों के लिए हॉस्टल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आप कुदरत से प्रार्थना कर रहे हैं आप इस काम में पूरी तरीके से सफल हो। और लास्ट में मैं, आप जो भी आप सिंगर हैं या आप पोएट गाते हैं, लिखते भी हैं, तो आप अच्छा सा एक गाना कोई गुनगुना दे, फिर हम लाइव को बंद करते हैं। हाँ सर, वैसे तो पहले मैंने गज़ल सुनाई आपको, तो मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा कि यूँ तो खुदा ने दे दी है हमें ज़िंदगी, हमने कभी कोई हमारा नहीं देखा। यूँ तो खुदा ने दे दी है हमें ज़िंदगी, पर कभी कोई हमने हमारा नहीं देखा। बहुत दूर है मंजिल हमारी, कोई साथ देने वाला हमने सहारा नहीं देखा। हम तो डूब गए थे इतने गमों के गहरे समंदर में, कभी हमने किनारा नहीं देखा। इसलिए अफसोस होता है दीपक दिलदार, ये जिंदगी जीकर भी मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने कभी खुद का चेहरा नहीं देखा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब लास्ट में जो भी विकलांग हैं, यहाँ पे जो भी समाज में रहते हैं या दूसरे लोग हैं,
जो विकलांग है ठीक है, उसके लिए आप कर रहे हैं, लेकिन जो समाज में लोग हैं, जो पूरी तरीके से कुदरत ने उसको सब कुछ दिया है, ऐसे लोग जो विकलांग या जो भी समाज में ब्लाइंड लोग जो भी हैं, जो शरीर में कुछ न कुछ कमियां उसको कुदरत ने दी है, लेकिन समाज में ऐसे लोग भी करोड़पति अब्जोपति जो लोग हैं, सुख संपन्न लोग हैं, वो किस तरीके से ऐसे लोगों की हेल्प करें, उसके लिए आप क्या अपील करेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो सर हर जगह हर इंसान को सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं रहती, किसी के दिल में कोई भावना भी होती है, कोई उम्मीद भी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी को हेल्प ऐसी तरह से करो कि हाथ में पैसे दे दो और बोलो कि भाई आगे चले जाओ, राइट। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप उसको सिर्फ खिला दो पिला दो। मैं ये चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या है वो आप देखो, उसको आप समझो। जैसे कि समाज में ऐसे बहुत यंग, खास करके अभी युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपको कोई पण डिसेबल पर्सन मिले रास्ते में, तो पहले आप उसकी भावना समझिए कि ये क्या करना चाहता है, उसके दिल में क्या है। वो आप उस तक नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, आपके टच में तो कोई होगा ना ऐसा कि जो आप उसको सहयोग कर सके। अगर बात पैसे की होती है तो हम 5-10 रुपए उसके हाथ में देके चले जाते हैं। वो क्या करेगा, उसको जो भी काम होगा वो पूरा कर लेगा, वो तो सिर्फ 2-4 मिनट का होगा, राइट। पर आप समझो कि अगर उसको पढ़ाई करनी है, जैसे कि ये नेहा है, उसको पढ़ाई करनी है कि उसकी कैपेसिटी ऐसी फैमिली में नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके खुद को। वो खुद अभी पढ़ाई करती है स्कॉलरशिप लेके, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेके। अगर ऐसे उसके जैसे ऐसी लड़कियां जो आपको कहीं भी मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, तो उसको पूछो कि आप क्या करना चाहते हो। अगर ऐसे इंसान को फीस भरनी हो, ऐसे इंसान के राइटर का कोई पेमेंट देना हो, ऐसे इंसान को कोई डिवाइस लेना हो, बस वो उसको ले दीजिएगा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हाथ में कोई उसको पैसा दे, क्योंकि हम लोग कमजोर नहीं हैं सर। जी जी जी, दीपक भाई आपका जज्बा बहुत अच्छा है, ऐसे ही जज्बा बनाए रखें और दूसरे लोगों को आप इसी तरह काम आते रहें, ऐसी भगवान के पास हमारी भी प्रार्थना है। द्वारका टुडे से मैं बुधा भाटी।